हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे हमेशा की तरह। तो आज की जो हमारी क्लास है ना, उसमें आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो है चार्टर एक्ट 1853। धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लगभग लगभग करीब पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे हम जागृत, जो अभी तक सोए हुए थे ना, उससे थोड़ा सा अभी जगने वाली कंडीशन में अब थोड़ा थोड़ा आने लगे हैं। अब बदलाव भी काफ़ी बड़े लेवल पर और काफ़ी तेज होंगे। जैसे कि अब इस चार्टर एक्ट में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में काफ़ी फेरबदल किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में काफ़ी फेरबदल किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ में भी, गवर्नर जनरल की काउंसिल के साथ में भी, और जो प्रांत हैं उनके साथ में भी, उनकी पावर्स के साथ में भी काफ़ी फेरबदल किया गया। हम इस 1853 के चार्टर एक्ट को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इग्नोर करके ज़्यादा जाते हैं और फिर आयोग को बाद में जाके गाली देते हैं कि भाई कहाँ से ठाके क्वेश्चन रख दिया। खैर, उसमें आयोग की गलती नहीं, हमारी गलती है कि हम किसी चीज़ को पूरा नहीं पढ़ रहे, कहीं सही से उसके सारे जो पॉइंट्स हैं उसको क्लियर नहीं कर रहे। कोई भी चार्टर एक्ट आ रहा है तो भाई उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका एक रीजन है, तभी वो आ रहा है। हर चार्टर एक्ट को जानने से पहले हमने उसके पीछे एक भूमिका देखी है कि वो भाई क्यों आया था, क्या जरूरत पड़ी थी। ऐसे ही 1853 के चार्टर एक्ट आने के पीछे भी तो कोई वजह रही होगी, कुछ वजह होंगी जिसने इसमें जो प्रावधान डाले गए हैं उन प्रावधानों को ऐड करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बाध्य किया होगा। तो क्या वो वजह रही हैं, क्या इसकी भूमिका रही है? तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी हम भूमिका से ही। तो 1853 के चार्टर एक्ट की भूमिका क्या रही है? पहली तो वही भूमिका जो बाकी सभी चार्टर एक्ट की रही है, और वो भूमिका है 1773, उसके बाद में 93, फिर 1813, फिर 33। इन सभी चार्टर एक्ट ने 20-20 वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड की मोनोपोली दी। इनमें से कुछ ने तो पूरी मोनोपोली दी, उसके बाद में 1813 में चाय और चीन के व्यापार पर मोनोपोली दी, और 1833 ने चाय चीन के व्यापार को कम करते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 20 वर्ष और के लिए ट्रेड की परमिशन दी भारत में। अब उसके 20 वर्ष कम पूरे होने को आए तो भाई वो फिर से गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए, वहाँ जाके बोलते हैं कि भाई आप फिर से परमिशन दीजिए। अब कंडीशन तो भाई दिन पर दिन चेंज हो रही है, और मैं जैसे कहता हूँ जो वक्त है वो आज का तकाजा है। अब 1833 में जो कंडीशन है, क्या वो आज कंडीशन है? नहीं। तो 1833 में जो आज का मतलब अभी मैं 1853 पे चल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट बोली कि भाई ठीक है, सोचते हैं, विचारते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या कह रही है। ऐसे ही टाइम पे 1833 में जो भूमिका हमने बताई है उसमें क्या था कि ब्रिटेन से आवाज़ उठी थी चेंज होने के लिए। जो ब्रिटेन की संसद है उसमें एक डिबेट हुआ था, हमने सारी चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन अब क्या है, अब भारत में आवाज़ उठ रही है। अब चेंज कहाँ से मांगा जा रहा है? चेंज मांगा जा रहा है इंडिया से। और इसी वजह से जो इंडिया के तीनों प्रांत, जो तीनों प्रेसिडेंसी हैं, तीनों प्रांतों में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। और इस हस्ताक्षर अभियान को किसने चलाया? तो भैया इस हस्ताक्षर अभियान को चलाया हम ही लोगों ने, जो अभी तक सोए हुए थे। अब क्या हुआ, 1833 में हमें शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम मिल गया मैकाले साहब की वजह से। तो हमने अंग्रेजों को पढ़ा, उनके साहित्य को पढ़ा, उनके कल्चर को पढ़ा। जब उनको पढ़ा तो अपने अंदर की जो भावना है वो जगी, उनके बारे में जाना, स्वतंत्रता के बारे में जाना, राइट्स के बारे में जाना, अपनी जनता के बारे में जागृत हुए। और कुछ कंडीशन ऐसी थी, जब लोग पढ़े तो बाहर इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करी उन्होंने। जब उन्हें पढ़ाई का अधिकार मिला, भारत वापस आते हैं, एग्जाम नहीं दे पा रहे, कोई भी उच्च पद नहीं मिल पा रहा। 1833 के ही चार्टर एक्ट में एक धारा थी, धारा 87, और इसमें यह कहा गया था किसी भी उच्च पद के लिए जो भारतीय व्यक्ति हैं उनको अयोग्य माना गया, कि किसी भी उच्च पद पे भारतीय व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे। अब भाई वैसे तो आप हमको पढ़ा रहे हो मतलब आपने हमको थोड़ा सा अपने आप को जानने का अधिकार दिया। और फिर जब हम लंदन जाते हैं, वहाँ से बैरिस्टर बन के वापस आते हैं, और फिर यहाँ पर पता चलता है कि भाई हमारे लिए तो कोई जॉब है ही नहीं। तो अब ये जो शिक्षित वर्ग है ये क्या करे? ये अपने अधिकारों के बारे में जानता है, क्योंकि इंग्लैंड में वहाँ के लोगों के साथ में रहा बसा है।
तो ये वापस आता है भारत, और ऐसे लोगों के संपर्क में आकर जो आम जनता है उसमें से कुछ लोगों ने तीनों प्रेसिडेंसियों में चलाया हस्ताक्षर अभियान, और इन्होंने ब्रिटेन में जो वहाँ की पार्लियामेंट है उससे कुछ गुजारिश की। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा कानून है वो प्रांतों से बनाया जाए, जो प्रांतीय सरकार है वह कानून बनाए। दूसरा इन्होंने कहा कि प्रांतों में विधानमंडल होना चाहिए। भाई एक तो कानून बनाने के लिए इन्होंने प्रांतों का क्यों कहा? इन्होंने कहा कि भाई देखो, गवर्नर जनरल है, ये भारत के हैं, इतना बड़ा दायित्व है इनके पास में, ये कानून बनाते हैं, यह क्या हमारी कंडीशन से वाकिफ है? क्या जो हमारे यहाँ की एक्चुअल सिचुएशन है, जो ग्राउंड की जो एक्चुअल कंडीशन है, क्या ये उससे वाकिफ है? बोले नहीं। तो इस वजह से जो कानून बनाया जाए ना उसमें प्रांतों का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट में प्रांतीय कानून को बिल्कुल जीरो कर दिया। उनकी कानून बनाने की उनके पास पावर छोड़ी ही नहीं भाई। प्रांतों में विधानमंडल होना चाहिए ताकि कानून बनाया जा सके। और साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई अब एक ऐसा एग्जाम भी कंडक्ट कराओ जिससे हमको उच्च पद मिले। इन्होंने कहा कि भाई अभी क्या है कि हम लोगों को कोई भी हाई लेवल का पद तो मिल ही नहीं रहा, हम भी तो बराबर पढ़े लिखे हैं, हमें भी तो योग्यता है, तो फिर हम क्यों नहीं? क्या केवल इस वजह से कि हम भारतीय हैं और आप यूरोपीय? ये तो बिल्कुल गलत बात है। और इसी गलती को सुधारने के लिए भाई हमको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो एक एग्जाम भी कंडक्ट होना चाहिए जिससे कि हमारी भी योग्यता सामने आए कि हाँ, कि क्या हम हैं वाकई में इन उच्च पदों के लायक या नहीं है। तो ये कुछ मांगे हुई। अब इन्हीं मांगों को देखते हुए जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी उसने 1852 में एक जांच कमेटी बिठाई। उसने कहा क्या भारत में ये जो मांगे उठ रही हैं क्या वाकई में ये जायज़ है? आप जाइए और इनकी भाई जांच कीजिए। और इस जांच कमेटी ने 1853 में एक अपनी रिपोर्ट दी, और उन्हीं रिपोर्टों को उठा के बना दिया गया 1853 का चार्टर अधिनियम। अब देखते हैं इस चार्टर एक्ट के प्रावधान कि इसके जो प्रावधान हैं वो क्या क्या रहे हैं। अब इसकी भूमिका में हमने देखा कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जाती है संसद के पास में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में, कि साहब 20 वर्ष और हमको जो ट्रेड के लिए मौका दिया जाए। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा था भाई अब कंडीशन चेंज हो गई है, मौका ऐसे कैसे मिलेगा? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कहा आपको ट्रेड के लिए मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन जैसा कि 1773 से चला आ रहा है, जैसा कि पिछले 60 वर्षों से चला आ रहा है, सॉरी 80 वर्षों से चला आ रहा है, 53 और 30 80 हो गए, अब आपको कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा। यानी कोई निश्चित समय नहीं है कि आपको कब तक व्यापार करने की अनुमति है। जैसे हर बार 20 वर्ष के लिए दिया जाता था, अब कोई निश्चित समय आपके पास नहीं है। जो 20 वर्ष का टाइम पीरियड होता था उसको अब एक बार कर दिया खत्म। किस अधिनियम के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। साथ साथ इस एक्ट के द्वारा एक तो कंपनी पर यहां से दबाव बनाया कि अब उसके पास कोई ये नहीं है कि कब तक वो रह सकती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की अब दया पर जी रही है। दया पर तो खैर सरकार की पहले से ही, भाई सरकार तो माई बाप है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी का संचालक मंडल है अब उसकी पावर्स में कटौती की गई। और कैसे? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं इनकी संख्या कितनी होती थी हम देख चुके हैं पहले। इनकी संख्या होती थी 24। इनका कोरम कितना होता था? यानी गढ़ पूर्ति, जो फिलहाल आजकल हमारे आर्टिकल 100 कहता है कि लोकसभा की या फिर संसद की किसी बैठक के लिए जो कोरम है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 10%। तो ये कहता था कि इन 24 में से मिनिमम 13 लोग होने चाहिए। लेकिन इस एक्ट के द्वारा इन 24 की संख्या को घटा के कितना कर दिया भाई? इस 24 की संख्या को घटा के कर दिया 18। और इन 18 में से भी जो 6 व्यक्ति हैं
उनको कौन नियुक्त करेगा? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश संसद है, वो इन 6 व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। और अब टोटल बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर हो गए? 18। और इन 18 का जो कोरम है वो कितना रहेगा? तो भैया वो रहने वाला है अब 10। ये कोरम है, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर थी अब उनमें कमी की गई, सीधे तौर पर कमी हो रही है। 24 से घटाकर 18 कर दिया जाए। 24 का कोरम 13 था और 18 में से भी 6 की नियुक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कर रही है। यानी अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैसे जो कंपनी के लिए नियुक्त हो रहे हैं वो कितने? 12, और 12 + 6 कितने हो जाते हैं? 18। और 18 का जो कोरम है वो कितना कर दिया? तो वो कर दिया इस एक्ट के द्वारा 10। साथ ही साथ इसने एक और कहा कि किसी भी उच्च पद के लिए अब ये कोई नियुक्ति नहीं कर सकते, किसी भी उच्च पद की नियुक्ति नहीं कर सकते भाई आप। अब आपसे ये पावर छीन ली जाती है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सीधे तौर पर इस एक्ट के द्वारा किया गया कमजोर। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो पावर है उसमें भी कुछ चेंज आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ में इस एक्ट ने क्या किया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके साथ में क्या किया कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका वेतन भत्ते अभी तक कहां पे है? तो इनकी जो नियुक्ति है वो तो की जाएगी भाई सम्राट के द्वारा। जो ब्रिटिश सम्राट है वो करेगा इनकी नियुक्ति, लेकिन इनके वेतन भत्ते वो कहां से दिए जाएंगे? अभी तक कहां से दिए जा रहे थे? अभी तक दिए जा रहे थे वो भारत से जो राजस्व कमाया जा रहा था उससे, यानी भारत के ऊपर भारत थे। लेकिन अब इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कहां से? तो भैया अब इनके जो वेतन भत्ते हैं ना वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो देगी। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन भत्ते अब किस पर भारित हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यानी सीधे तौर पर अब पूरा का पूरा दबाव इस एक्ट के द्वारा कहां पर हस्तांतरित होता दिख रहा है? वो दिख रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पावर्स को अपनी ओर सीधे तौर पर खींच रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से कमजोर किया जा रहा है। और थोड़े टाइम में जैसे ही हम कल जब अपनी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आ रहा है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है। पावर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लेती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट में पूरी तरह से लताड़ा जा रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, क्या यही बहुत नहीं भाई साहब, अभी तो बहुत कुछ है, देखते जाइए। इस एक्ट ने और क्या क्या किया। अच्छा, पहले हमने लॉर्ड मैकाले वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। 1833 के चार्टर एक्ट में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है 1833 का। अगर आपने नहीं देखा ना तो उसको तो भाई ज़रूर देखिए। उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं और बहुत ज़्यादा व्यवस्था में चेंज किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि भारत में एक डिमांड उठी थी कि जो एग्जाम है वो कंडक्ट होना चाहिए। तो भाई सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस है उसके लिए एग्जाम की परमिशन दे दी गई। और ये एग्जाम कहाँ होगा? ये होगा भाई लंदन में। और इसमें अब जो भारतीय हैं वो अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। यानी अब जो भारतीय हैं वो सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम कहाँ होल्ड होगा? ये होगा भैया लंदन में। ये हेल्ड कहाँ पे होगा? ये कहाँ पे एग्जाम निर्धारित किया गया? तो ये निर्धारित किया गया लंदन में। भारतीय अब इसमें उपस्थित हो सकते हैं, यानी भारतीय भी अब सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। और यह व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसी को लेके 1854 में यानी 1854 में एक कमेटी गठित की गई। और वो कमेटी किसकी अध्यक्षता में? तो भैया वो फिर से मैकाले, जो लॉर्ड मैकाले हैं, इनकी अध्यक्षता में सिविल सर्विस के लिए एक कमेटी गठित की गई जिसने कि भारतीयों को जो सिविल सेवा है उसमें भाग लेने के लिए परमिशन दे दी। इसके बाद में यह हो गया। पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था जो गवर्नर जनरल है वो बंगाल के भी गवर्नर जनरल हैं, यानी जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो बंगाल के भी गवर्नर जनरल हैं। लेकिन क्या हो रहा है
इसी वक्त पर 1848 से लेकर 1854 में भारत में गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने बहुत भयंकर तरीके से साम्राज्य विस्तार किया। नागपुर, सतारा, अवध, झांसी, सारा का सारा जो हिस्सा है वो ब्रिटिश कंपनी को लाके सौंप दिया, सब ऑक्यूपाई कर लिया। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका क्षेत्र बहुत बढ़ गया अब। और ऐसी स्थिति में क्या एक व्यक्ति को इतना आसान है भारत का शासन चलाना? आपको लग रहा है एक व्यक्ति केवल जो बंगाल तक सीमित है, क्या वो इतना बंगाल का भी शासन देख ले और बंगाल से बाहर का जो इतना एरिया उसका भी शासन देख ले? बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से अब क्या किया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो भैया भारत के गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे। यानी अब जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो अलग होंगे। ये जो भारत के गवर्नर जनरल हैं ये अलग होंगे और जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं ये अलग होंगे। लेकिन जब तक बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति नहीं होती तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, यानी जो एलजी की नियुक्ति है वो की जाएगी। और एलजी की नियुक्ति ये कब की गई बंगाल में? तो भारत में किसी भी राज्य में पहली बार कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति कहां पर की गई? तो वो की गई बंगाल में 1854 में। और इसके बाद में जो दूसरा राज्य है जहां पर एलजी की नियुक्ति की जाती है तो वो है 1859, और ये कहां पर ये की जाती है भैया? पंजाब में। लेकिन बंगाल में आप देखिए कि 1854 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है और कहा जाता है कि जब तक बंगाल में कोई गवर्नर नहीं आ जाता तब तक के लिए ये। लेकिन बंगाल को अपना गवर्नर कब मिला इसके बाद में? तो बंगाल को अपना गवर्नर इसके बाद में मिलता है 1912 में। कितने वर्ष बाद? 1854 से 1853 में चार्टर एक्ट आया, और उसके बाद से अगर 1912 देखते हैं तो कितना होता है? 50 और 12 62 माइनस 3 ये 59 वर्ष। यानी 59 वर्ष बाद जो बंगाल है उसको अपना गवर्नर मिलता है 1912 में। और 59 वर्ष तक बंगाल को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ही वहाँ का शासन चलाता है। साथ साथ इसके बाद में क्या किया, जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये किया गया कि अब जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसको अलग अलग कर दिया। यानी जो कार्यपालिका और विधायिका है इस एक्ट के द्वारा उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, उनके कार्यों को अलग अलग बांट दिया जाता है। यानी एक तो गवर्नर जनरल के साथ में काफी बड़ा चेंज किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने सदस्य होते थे? 1833 में एक 3 सदस्य थे गवर्नर जनरल और प्लस 3 सदस्य। एक विधि सदस्य बना दिया। और हमने जैसे कि पहले बताया था ये जो विधि सदस्य हैं ये परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये परमानेंट नहीं है तो इस एक्ट के द्वारा जो विधि सदस्य हैं, विधि सदस्य को पहले तो स्थायी कर दिया और इनको वोटिंग का अधिकार मिल गया। अब इनको वोटिंग का अधिकार मिल गया तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने मेंबर हो गए? 4 प्लस एक गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ, जो कमांडर इन चीफ है एक ये हो गए। तो भैया ये कितने टोटल मेंबर हो गए? 6 मेंबर। साथ ही साथ अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 और सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो टोटल कितने मेंबर हो गए अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में? ये हो गए 12 सदस्य। और ये जो 6 सदस्य हैं इनमें भी जो 2 सदस्य हैं वो कहां से? एक तो कलकत्ता के जो चीफ जस्टिस हैं, कलकत्ता के सीजेआई हैं, सीजे हैं जो चीफ जस्टिस हैं, एक वो होंगे और एक दूसरे अन्य जस्टिस होंगे। और बाकी जो 4 सदस्य हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन की परमिशन दी गई। यानी जो प्रांतों से अन्य व्यक्तियों को नियुक्ति की जाएगी। यानी प्रांतों से ये जो 4 व्यक्ति हैं ये यहां से आएंगे। 2 तो ये हो गए और 4 हो गए ये, टोटल हो गए 6। 6 प्लस 6 टोटल कितने मेंबर हो गए? 12। गवर्नर जनरल 4 उसकी काउंसिल के, एक कमांडर चीफ, 6 सदस्य अब और नियुक्त किए जाएंगे जिनमें 2 होंगे कलकत्ता से, जिनमें एक कलकत्ता के चीफ जस्टिस होंगे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का और एक बाकी अन्य जस्टिस होंगे।
और साथ ही साथ जो 4 सदस्य हैं वो लोकल रिप्रेजेंटेशन से होंगे, यानी वो बाकी लोग हैं वो प्रांतों से लिए जाएंगे। यानी स्थानीय प्रतिनिधित्व का पहली बार उल्लेख अगर कहीं आता है तो वो कहाँ पे आता है, वो आता है भैया 1853 के चार्टर एक्ट में। तो इस एक्ट की अहमियत देखिए आप, और हमें कि इस एक्ट को इग्नोर करके निकल जाते हैं, भैया क्या फर्क पड़ता है, ठीक है यार कर रहे हैं, और फिर जाके एग्जाम में पूछेंगे भैया सवाल यहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। अरे दादा पढ़ो तो सही, ढंग से तो पढ़ो चीज़ों को, सवाल यहीं से आएगा कहीं से नहीं आएगा। अब इससे अलग क्या पूछेगा, अब इससे अलग कुछ रहे तब पूछेगा ना। अब एक और व्यवस्था की गई, जैसे कि मैंने कहा था आईपीसी, जब हम आईपीसी वगैरह को पढ़ रहे थे पिछले 1833 के चार्टर एक्ट में कि कैसे कैसे आई, तो मैंने कहा था एक भारतीय विधि कमीशन, इंडियन लॉ कमीशन बना था, भारतीय विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग। अब ये आयोग ने अपनी सिफारिश दी, ये आयोग जब खत्म हुआ तो इसने अपनी दी भैया सिफारिश, और इसने कहा कि एक आयोग बनना चाहिए भारत में जो कि इंडियन पैनल कोड का गठन करे, यानी इंडियन पैनल कोड संकलित करे। इसने ये जो भारतीय विधि आयोग का गठन क्यों हुआ था, हम पहले भी 1833 के चार्टर एक्ट में देख चुके हैं, फिर से सुन लेते हैं कि जो गवर्नर जनरल है उसके कुछ डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, जो अधिकारियों के डिसीजन है, क्या वो न्यायिक है या नहीं है, क्या वो उचित है या नहीं है विधि के रूप में। तो उसका संकलन 1837 में प्रलेख शुरू किया था आईपीसी का, किसने, लॉर्ड मैकाले ने। तो इनकी सिफारिश पर 1854 में एक कमेटी गठित होती है जिसको कहते हैं इंग्लिश लॉ कमेटी, इंग्लिश लॉ कमेटी, लॉ कमेटी। और इसमें कितने मेंबर हैं भैया, तो भैया इसमें है 8 मेंबर, और इन ही 8 मेंबरों की सिफारिश पर 1860 में इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी भारत में लागू होती है। तो भारत में आईपीसी किसकी सिफारिश पर लागू होती है, जो अक्सर हम गलत कर देते हैं, हम टिक मार कर आते हैं किस पर, भारतीय विधि आयोग पर। तो भारतीय विधि आयोग पर नहीं, अब हमको किस पर करना भैया, इंग्लिश लॉ कमेटी। जो इंग्लिश लॉ कमेटी है इसने सिफारिश की थी, इसमें 8 मेंबर थे, और इसी की सिफारिश पर 1860 में जो आईपीसी है वो भारत में लागू हुई, जो आज तक चली आ रही है। और साथ ही साथ इसने, इस एक्ट ने एक और प्रावधान किया, बड़ा ही मजेदार प्रावधान था। इसने कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्योंकि जो भारत का विस्तार है वो काफी ज्यादा हो चुका है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य जमा चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में अब क्या हुआ कि अब एक, क्या जो बंगाल है वो पंजाब पर अब बंगाल में रहते हुए शासन संभाला जा सकता है, तो मुश्किल बात है। तो ऐसी कंडीशन में भारत को प्रांतों में डिवाइड करना था, जो प्रोविजंस है उनमें डिवाइड करना था। तो उसके लिए पावर दी गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि भैया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये नए प्रांतों का गठन कर सकते हैं। तो अगर कभी भी पूछने को आ जाए नए प्रांतों के गठन की शक्ति किसको दी, तो ये शक्ति दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और ये किस एक्ट के द्वारा दी गई, तो ये दी गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जो कुछ ही दिन में इनके 1853 पे कल ईस्ट इंडिया कंपनी को हम यहाँ से भारत से समाप्त कर देते हैं, पूरा का पूरा सम्राट का शासन यहाँ पे लाके रख देंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत जल्द अब हम नेक्स्ट वीक से जो हमारी अब हिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, और इतिहास की क्लास बड़ी सीरीज वाइज होंगी, और आप बड़ा ही मजा आएगा। पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता से लेकर क्रम से हम आज के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को जोड़ते हुए कैसे कैसे, ये नहीं कि वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो आज से चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे, पूरा कोऑर्डिनेट करते हुए हर सीरीज से टॉपिक वाइज हम चीज़ों को कवर करेंगे। साथ साथ अब पोल साइंस का भी जो चार्टर एक्ट है, अगले कुछ दिनों में, एक हफ्ते के समथिंग, हम चार्टर एक्टों को समाप्त करके फिर अपना पोल साइंस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चार्टर एक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री और फिर उसके बाद में जो संविधान पूर्व विकास है, इन दोनों में ही बड़े महत्वपूर्ण, और लगभग हर जो एग्जाम है उनमें इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पूरा विस्तार से इनको करना और इनकी पीछे की कहानी जानना बड़ा जरूरी है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं थोड़ा सा आपका भी सपोर्ट मिलेगा हमको थोड़ा सा भाई चैनल को, और आप थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के बीच में अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अगर नहीं आती तो आप बिल्कुल जो ऑप्शन है डिसलाइक का, डिसलाइक कीजिए, और थोड़ा सा हमको भी बताइए, शुरुआत है अभी, कि क्या वजह है, क्या कमी रह रही है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।